बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? काइंडली मुझे फीडबैक दे दें मेरी आवाज़ का। और वालेकुम अस्सलाम जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक है। अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन, ज़बरदस्त। चलें, गुड। सॉरी कुछ दिन आपको ज्वाइन नहीं कर सके, हम लोग दे उमरा टूर पे। तो कल रात को ही वापसी हुई वहां से। अच्छा, हाँ, तो आपने तो बताया था कि अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है उम्रा की अदायगी का। तो चलें, एजाज़ की बात है। जी मतलब है कि जी जी। तो वो बस वो थोड़ी सी शॉर्टेज की वजह से आपको इन्फॉर्म नहीं कर सके सर। हम्म, बाकी आपकी क्लासेस रिकॉर्डेड हम सुन लेंगे। हाँ, वो ज़रूरी है। क्योंकि जी साथ साथ अगर आप उसको रिव्यू कर लेंगे ना, तो फिर एट द एंड जब आपने उसका टेस्ट वगैरह देना है, तो वो आपको आसानी होगी उसमें। बहरहाल, कहीं कहीं पे अगर आपको मज़ीद भी गाइडलाइन की ज़रूरत हो, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं एनी टाइम। ठीक है। जी जी सर, एक और रिक्वेस्ट थी कि ओशा की जो हमने सबमिट करनी थी आपको रिपोर्ट, उसमें एक दो दिन एक्सटेंड हो सकता है। अ, वैसे उनकी ईमेल्स तो आनी शुरू हो गई हैं, तो चलें, कर लें आप। दो एक दिन और ले लें, कोई मसला नहीं है। आप लेकिन करके हाँ, मुझे लाजमी भेज, मन- क्योंकि ये जी आपकी जी हाँ। असाइनमेंट कंप्लीट होगी तो उसके बाद फिर आपका एग्जाम होगा। अभी आप, मेरा ख्याल है, चले इजी हो गए हैं, तो अभी आप थोड़ा टाइम ले लें और इसको करके फिर मुझे सेंड कर दें। ठीक है। जी जी, थैंक यू वेरी मच। चलें, ठीक है। सो ओके। gentlemen, welcome for the class number 4 for certificate in occupational health and safety. आज का जो हमारा टॉपिक है, हम एलिवेट कर रहे हैं अपनी प्रोसीडिंग से पीछे। से हम हैजर्ड और रिस्क, उसकी नेचर को अंडरस्टैंड करते हुए और उसकी कैलकुलेशन को अंडरस्टैंड करते हुए, उसका एनालिसिस परफॉर्म करते हुए और टाइप्स ऑफ द रिस्क असेसमेंट को डिस्कस करते हुए, अब हम जो है आगे कंट्रोल मेजर्स वाले टॉपिक तक आ गए हैं। ठीक है। तो एक हेल्थ एंड सेफ्टी जो प्रोफेशनल होता है, उसके लिए जो रिस्क असेसमेंट का प्रोसेस है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। स्टार्टिंग फ्रॉम दी, यू कैन से दैट कि मतलब जहाँ से आपने उसको एक सीक्वेंस में स्टार्ट लेना है, वहाँ से फिर कंटिन्यूसली आगे जैसे बढ़ना है। जो जो आप ये प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं, तो मज़ीद चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। तो जब आपने रिस्क को असेस कर लिया, उसको एनालाइज कर लिया, अब आपने उसकी एवेलुएशन कर ली, आपको पता लग गया कि रिस्क जो मौजूद हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके लेवल्स क्या हैं। कोई रिस्क होगा लो लेवल पे होगा, कोई मीडियम लेवल पे होगा, कोई हाई लेवल पे होगा। ठीक है। तो आपने उनको कैटेगराइज कर लिया, इवेलुएट कर लिया। अब अगला जो आपका मरला स्टार्ट होता है, टू कंट्रोल दोज हैजर्ड्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, दैट डिपेंड्स अपॉन दोज कंट्रोल्स, उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्योंकि कंट्रोल करना ही बेसिकली आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब आप कंट्रोल करेंगे, तभी आप एक्सीडेंट और इंसिडेंट से बचेंगे। और आपका जो मेन पर्पस है एज ए हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल, टू प्रिवेंट हार्म, वो पूरा होगा। ठीक है। क्योंकि हार्म प्रिवेंट होगा तो इसका मतलब है कि एक्सीडेंट और इंजरी रेट में कमी आएगी। और अगर उसमें कमी आएगी तो इसका मतलब है कि आपकी हेल्थ और सेफ्टी इंश्योर होंगे। मींस कि आपके लोग हेल्दी भी होंगे और सेफ भी रहेंगे। दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी। बट ये ऑल प्रैक्टिसेस जो आपको करनी है, इनके जो मतलब आपको इनका पता होना चाहिए। क्योंकि फॉर लाइफ आपने ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये एक्सरसाइजेस अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन आपने ये करनी है। यही आपकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल के हवाले से। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो हमारा एजेंडा पॉइंट है, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसमें हम जो हियरार्की ऑफ कंट्रोल है, बेसिकली आज के एजेंडा में हमने उसको डिटेल से डिस्कस करना है। लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं ना, मैं आपको इनकी इन डेप्थ जाके नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। जनरली तो हो सकता है आपने ये सुना हो, देखा हो, कर भी रहे हो, एलिमिनेशन भी कर रहे हो, सब्स्टिट्यूशन भी शायद आप कर रहे हो, थोड़ा बहुत इसका पता भी हो आपको। लेकिन इन डिटेल शायद आपको इसका इतना आइडिया नहीं होगा। अब हम इसको ज़रा इन डेप्थ जाके समझेंगे कि ये जो 5 प्रोसेस हियरार्की ऑफ कंट्रोल है, ये किस तरह फंक्शन करती है हमारी वर्क प्लेस सेटिंग के अंदर। ठीक है जी। तो पहला ऑप्शन हमारे पास होता है जब रिस्क का लेवल हाई है। ठीक है।
तो सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन होता है कि उसको हम ऑल टुगेदर इलिमिनेट करें। इलिमिनेशन कैसे करनी होती है उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। देन द सेकेंड ऑप्शन जो हमारे पास होता है कंट्रोल मेजर्स में, दैट इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ दैट कंट्रोल्स, सब्स्टिट्यूशन ऑफ दैट रिस्क। ठीक है ना, आप अगर रिस्क को ऑल टुगेदर इलिमिनेट नहीं कर सकते तो फिर उसको सब्स्टिट्यूट करें, इसको भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। एंड देन इंजीनियरिंग कंट्रोल प्रोसेस कैसे वर्क करता है उसकी डिटेल से हम डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। एंड देन नंबर 4 पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स क्या होते हैं, इनको कैसे परफॉर्म किया जाता है वर्क प्लेस सेटिंग के अंदर, ये हमारा टॉपिक रहेगा आगे 4 नंबर पॉइंट पे। देन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, और फिर फाइनली हम एक प्रैक्टिस भी करेंगे इन बिटवीन, मतलब हम थोड़ा सिनेरियो बेस्ड वो भी करेंगे, थोड़ी एक्सरसाइज भी, और फाइनली एक प्रैक्टिस भी परफॉर्म करेंगे। तो अगर हम इलिमिनेशन की बात कर लें कि इलिमिनेशन बेसिकली है क्या, तो इलिमिनेशन इन्वॉल्व्स फिजिकली रिमूविंग द हैज़ार्डियस मटेरियल, प्रोसेस और कंडीशन फ्रॉम द वर्क एनवायरनमेंट। दैट मीन्स के सबसे पहला और अच्छा और गुड ऑप्शन ये है कि सांप का सर कुचल दो। आम अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं तो मतलब आप जिस चीज़ में रिस्क है उस चीज़ को ही ख़त्म कर दो, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। मिसाल के तौर पे अगर फर्ज करें, अगर आप के घर में या आपके वर्क प्लेस के अंदर कहीं पे मतलब सोर्स ऑफ नॉइज़ है, कोई मशीन है जो नॉइज़ क्रिएट कर रही है, तो वो सोर्स ऑफ नॉइज जो है वो हैजर्ड है ना, वो रिस्क जनरेट कर रही है वहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा नॉइज जनरेट हो रहा है। तो आप उस मशीन को ही वहाँ से हटा दें, यानी सोर्स ऑफ हैजर्ड जो है उसको ही वहाँ से फिजिकली रिमूव कर दें। दिस इज द मोस्ट सक्सेसफुल ऑप्शन। बट इन प्रैक्टिस, इन प्रैक्टिकल लाइफ, दिस इज नॉट ऑलवेज हैपन। ठीक है ना, फिर इसलिए हमें दूसरे जो मैयर्स हैं उनकी तरफ जाना पड़ता है। So the elimination could involve discontinuing the use of a toxic substance, मसलन हैजर्ड तो कोई चीज़ भी हो सकती है ना, जैसे मैंने आपको शुरू में नेचर ऑफ द हैजर्ड में समझाया था कि हैजर्ड इज एनीथिंग विच हैज़ ए पोटेंशियल टू कॉज हार्म। वो कोई सब्सटेंस भी हो सकता है, वो कोई मतलब है कि वर्क प्रोसेस हो सकता है जो हैजर्डियस हो, वो कोई एक्टिविटी हो सकती जो हम काम करते हैं, वो कोई मतलब इस तरह की हैजर्डियस नेचर की हो सकती है, वो कोई फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है, वो एनीथिंग कैन बी हैपन कि जो आपको नुकसान करने की जिसके अंदर सलाहियत मौजूद है, वो आपका हैजर्ड कहलाता है। तो हैजर्ड्स को एलिमिनेट करने का एक तो ये है कि आप उसको मुकम्मल तौर पे वहाँ से डिसकंटिन्यू कर दें जहाँ पे वो रिस्क जनरेट कर रहा है, या फिर दूसरा है कि रीडिजाइनिंग ए प्रोसेस टू एलिमिनेट हैजर्डियस स्टेप्स। ठीक है, आप उसको रीडिज़ाइन कर लें। रीडिज़ाइन जब करेंगे तो डेफिनेटली उसकी पूरी शेप ही चेंज हो जाएगी। और डीकमिशनिंग आउटडेटेड एंड डेंजरस इक्विपमेंट, मुकम्मल तौर पे जो पुराना इक्विपमेंट है जिसकी वजह से हैजर्ड और रिस्क जनरेट हो रहा है उसको वहाँ से हटा ही दें। ठीक है, एलिमिनेशन इज द प्रेफर्ड कंट्रोल मेथड एज इट कंप्लीटली एलिमिनेट्स द रिस्क एसोसिएटेड विद द हैजर्ड। ठीक है जी। तो अमूमी तौर पे इसको सबसे प्रेफर्ड जो है वो मेथड समझा जाता है कंट्रोल करने का रिस्क को। ठीक है, अब हम अगर आप एक एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो वो कुछ सिनेरियो इस किस्म का है आपके सामने, जैसे मैनुअली लिफ्टिंग हैवी बॉक्सिंग बॉक्सेस कैन काज मसल स्ट्रेन एंड बैक इंजरीज। ठीक है, कि कहीं पे आपकी वर्क प्लेस के अंदर कोई एक्टिविटी हो रही है, लाइक स्टोरेज एरिया है, वहाँ पे कोई बॉक्सेस हैं 20-25 किलो के, तो आपके वर्कर्स जो हैं उनको उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे रख रहे हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे ग्रोसरी स्टोर है आपका, फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो उनके उनके हैवी वेट की वजह से उनके मसल्स के ऊपर जो है वो मतलब प्रेशर आता है, स्ट्रेन आता है, और उनको बैक इंजरीज का इशू है। ठीक है, अब इस सूरत में एलिमिनेशन कैसे काम करेगा, कंट्रोल मेथड जो एलिमिनेशन का है, सबसे पहले तो आपको हैजर्ड को एलिमिनेट कैसे करना है उसका तरीका ये होगा कि इंस्टेड ऑफ मैनुअल लिफ्टिंग इक्विप द वर्क प्लेस विद ए मैकेनिकल लिफ्टिंग डिवाइस लाइक ए फोक लिफ्ट और hoist to completely remove the need for workers to handle heavy objects। देखिए यही प्रेफर्ड मेथड है ना, कि जो एक एक्टिविटी वहां पे हो रही है हैजर्डियस एक्टिविटी आपने आइडेंटिफाई कर लिया,
कि आपके जो वर्कर्स हैं वो आपको कंप्लेन कर रहे हैं जी कि उनके कभी बाजू में दर्द हो जाता है, कभी शोल्डर में दर्द हो जाता है, कभी जो है वो गर्दन में दर्द हो जाता है, आपको ये फ्रीक्वेंट कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि इशू है वहाँ पे। उनके मसल जो हैं वो जो लिफ्टिंग की वजह से प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो आपके लिए सबसे प्रेफर्ड मेथड क्या है कि आप उस मैनुअल लिफ्टिंग का जो प्रोसेस है उसको ही वहाँ से चेंज कर दें। कोई मैकेनिकल डिवाइस ले आए जिसकी वजह से आपको वहाँ से वो जो कार्टन है उन डिवाइस के ऊपर, जैसे फोकलिफ्ट ट्रक्स होते हैं, या कोई मतलब है कि कन्वेयर होती है, या कोई और मतलब होइस्ट वगैरह की, ये जो होइस्ट क्या होती है, जैसे क्रेन, छोटी मतलब है क्रेन्स होती हैं, उनके साथ वो जो स्लिंग्स वगैरह लगी होती हैं, उनसे उठा के एक जगह से दूसरी जगह आप सामान को रख लें। ठीक है ना, दीज आर द पॉसिबिलिटी विच यू कैन डू टू eliminate the hazards. This eliminates the risk of injury from lifting altogether. लेकिन ऐसा हर वक्त मुमकिन नहीं होता आपके लिए। Hazard elimination is the most effective way to control hazards according to the hierarchy of controls, a widely used framework for prioritizing safety measure. It's not always possible, but it is a good goal to strive for whenever possible. ठीक है जी। तो इसके बारे में यही है कि मतलब आप अगर इलिमिनेट नहीं कर सकते तो फिर आप अगले मेथड की तरफ जाएं, लेकिन पहला आप प्रोसेस जो है ना उसको इलिमिनेशन का जहन में रखें। ठीक है जी। अब अगर हम एक इलिमिनेशन का थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी कि सिंपल आइडिया, कोई इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। इलिमिनेशन का मतलब यही है कि फिजिकल रिमूविंग ऑफ द हैजर्ड। ठीक है ना। अब हैजर्ड जब मैं वर्ड यूज करता हूँ तो उसमें एनीथिंग कैन बी हैपन। ठीक है ना। उसमें कोई हैजर्डियस इवेंट हो सकता है, हैजर्डियस एक्टिविटी हो सकती है, हैजर्डियस सब्सटेंस हो सकता है, हैजर्डियस फंक्शन हो सकता है, हैजर्डियन वर्क प्रोसेस हो सकता है, मतलब जिसके अंदर नुकसान करने की कोई अहलियत मौजूद हो। ठीक है। तो अगर हम एक मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे एक थोड़ी प्रैक्टिस के लिए अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए एक सिनेरियो मजीद डिस्कस करें कि उसके अंदर अगर एक हैजर्डियस सिचुएशन मौजूद है, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करेंगे, और फिर कैसे उसकी एलिमिनेशन जो है उसको हम एक्सरसाइज करेंगे। तो प्रैक्टिस आपके सामने कुछ इस तरह की है, सिनेरियो कुछ इस तरह का। आप बिजी वेयर हाउस विद हाई शेल्फ यूनिट्स, एक वेयर हाउस है जिसमें ये शेल्फ्स लगे हुए हैं जो आपके सामने पिक्चर में भी नजर आ रहा है। ऑर्डर पिकर्स यूज स्टेप लैडर्स टू रीच हाई शेल्फ्स पोजिंग ए रिस्क ऑफ फॉल्स। अच्छा, आपके जो लड़के हैं, आपके जो वर्कर्स हैं वहाँ पे, वो ऑर्डर पिकर्स हैं। ठीक है। उन्होंने ऑर्डर पिक करना होता है क्योंकि आपका ये वेयर हाउस है कोई, मतलब लाइक ये अमेजोन देख लें या इस तरह की जो बड़ी बड़ी ई कॉमर्स की कंपनीज हैं, उनके बड़े बड़े वेयर हाउसेज होते हैं और उनके अंदर रिस्क भी इसी तरह के काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है ना। तो ऑर्डर पिकर्स क्या करते हैं, स्टेप लैडर्स यूज करते हैं ऊंचाई तक पहुंचने के लिए। उन शेल्फ्स के अंदर जो कार्टन पड़े हुए हैं वो ऑर्डर्स बुक हुए होते हैं, जाहिर है आप ने उनको और आगे डिस्पैच करना होता है, राइडर्स तक पहुंचाना होता है ताकि राइडर्स उनको कस्टमर तक पहुंचा सके। तो यहाँ पे मतलब है कि स्टेप लैडर्स का यूज हो रहा है। तो इस सूरत में अगर हम एलिमिनेशन का प्रोसेस परफॉर्म करें तो कैसे होगा एलिमिनेशन का प्रोसेस। अच्छा, अब थोड़ा सा अगर आप मेरे साथ अगर साथ शामिल हो जाएं तो फिर हम इसको जो है ना वो मिल के कर सकते हैं इस एलिमिनेशन के प्रोसेस को। इसमें मैं आपको मतलब थोड़ा सा बता भी देता हूँ ताकि प्रोसेस आपको समझ सर आ। इसमें हम इसको जो मैनुअल चीजें हैं, जिस स्टेप लैडर के बजाय हम लोग तो कोई इक्विपमेंट यूज करते हैं लाइक अ फोर्क लिफ्ट वगैरह, तो जो इजीली जो पैलेट से उठा के नीचे रख सकता है इसको शिफ्ट करने के लिए, तो वो एलिमिनेट हो जाएगा मैनुअल से मैकेनिकल की तरफ। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। ये आपका मतलब है कि एक बेस्ट मतलब पॉसिबल ऑप्शन है। और लेकिन ये आपने तो बड़ा सिंपली इसको असेस कर लिया क्योंकि आप इस में थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस भी होगा, यकीनन आप काम भी करते होंगे। लेकिन जो नए स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम मतलब जब बताते हैं ना तो उसमें हम उसको पूरा एक तरीकाकार बताते हैं
कि सबसे पहले इस स्टेटमेंट को या उस सिचुएशन को देखें। यहाँ पे चूंकि हम ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, तो ट्रेनिंग में हम फिजिकली वहाँ पे मौजूद नहीं है उस इन्वायरमेंट के अंदर, लेकिन हम इमेजिन कर सकते हैं, हम एज्यूम कर सकते हैं कि हम इस तरह के इन्वायरमेंट में मौजूद हैं कि यहाँ पे ये वेयर हाउस है, उसके अंदर शेल्फ यूनिट्स पड़े हुए हैं, ऑर्डर पिकर्स जो हैं वो पिक कर रहे हैं ऑर्डर्स, और वो स्टेप लैडर्स यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें अगर आपने एलिमिनेशन करनी है एक प्रोफेशनल तरीके से, तो हाउ वुड यू परफॉर्म दैट फंक्शन? नंबर एक, सबसे पहले तो आप इस या तो फिजिकली मौजूद है तो उस सिचुएशन को ऑब्जर्व करेंगे, या अगर आप एक सिनेरियो की शक्ल में स्टेटमेंट मौजूद है आपके सामने तो उसको डीप से पढ़ेंगे। अब बिजी वेयर हाउस विद हाई शेल्फ यूनिट्स, हाई शेल्फ यूनिट्स हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि हाइट पे हैं, अगर हाइट पे कोई भी चीज़ पड़ी हुई है तो एक तो फॉल हो सकता है उस चीज़ का, एक तो ये हैजर्ड हो सकता है वहाँ पे। दूसरा, ये जो स्टेप लैडर्स यूज होती हैं, ठीक है, शेल हाई शेल तक जाने के लिए, ये स्टेप लैडर्स आपकी जो है पोर्टेबल होती हैं, ये फिक्स होती नहीं है ग्राउंड के साथ। जब इनको ज़मीन पे रखा जाता है तो इनके स्लिप होने की वजह से ये अगेन फॉल हो सकता है, यानी जो कि ये हाइट का वर्क है, यानी हाइट पे जाके आर्डर पिकर्स ने वो कलेक्ट करने हैं बॉक्सेस, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे फॉल का हैजर्ड मौजूद है, यहाँ पे रिस्क मौजूद है फॉल का, ठीक है जी। Organ can man lift. Yes, yes, these are all mechanical devices which you can use to all those things. तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग की, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एक्चुअल हैजर्ड की, ठीक है ना। सिंपल स्टेटमेंट है, आपको तो बड़ी इजीली समझ आ गई है, लेकिन जो नए लड़के होते हैं ना उनको फिर समझाने के लिए हमें थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करना होता है कि आप पहले इसको ऑब्जर्व करें सिचुएशन को, या स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ें और उसमें एक्चुअल जो है वो आइडेंटिफाई करें तमाम हैजर्ड्स को, ठीक है। उसकी अलग से एक डिटेल बना लें कि ये वाले हैजर्ड्स यहाँ पे मौजूद हैं। अब अगला प्रोसेस क्या होता है आपका? अब उसके लिए ब्रेनस्टॉर्म करें सॉल्यूशंस के लिए। पहली ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी आपकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द हैजर्ड्स के लिए, दूसरी ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी आपकी सॉल्यूशंस के लिए, इस ए को एलिमिनेट कैसे करना है। जैसे अभी आप मुझे सजेस्ट कर रहे हैं कि चेरी पिकर्स हैं, मैन लिफ्ट्स हैं, या मतलब कोई मैकेनिकल डिवाइसेस हैं। अब देखें, अगेन मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि until unless you do not perform proper brainstorming, you will not be able to find the best cost effective and effective solution, ठीक है। आपने सिर्फ यही नहीं करना कि उस हैजर्ड को वहां से एलिमिनेट करना है, आपने अपने कंपनी के रिसोर्सिस को भी सेव करना है, ठीक है, उसकी प्रिवेंशन भी करनी है। क्योंकि अगर आप अपने कंपनी के रिसोर्सिस को अननेसेसरी यूटिलाइज करवाएंगे तो उसका ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी है उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। प्रोडक्टिविटी मींस कि जो प्रॉफिट होना है आपको, वो अगर इस तरह के एक्सपेंसेस में निकलता चला जाएगा तो फिर आपको प्रॉफिट कम होगा, और प्रॉफिट कम होगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम रहेगी, ठीक है ना। तो इसलिए ब्रेनस्टॉर्मिंग का जो है ना प्रोसेस वो प्रोफेशनल्स लाजमी यूज करते हैं। तो आप आइडेंटिफिकेशन करें पहला स्टेप, दूसरा उसको ब्रेनस्टॉर्म करें सॉल्यूशन के लिए, और फिर तीसरा आपने क्या करना है, उसको इंस्टॉल करना है जो भी आपने डिसाइड कर लिया है। अब देखें ना, आप जब ब्रेनस्टॉर्म करेंगे तो आपके पास सजेशंस आएंगी कि जी फोकलिफ्ट ट्रक ले आते हैं जी हम यहाँ पे। अच्छा ठीक है जी, फोकलिफ्ट ट्रक, अब आप उसको देखेंगे कि हमारा वेयर हाउस कितना बड़ा है, कितने ऑर्डर पिकर्स हैं यहाँ पे, कितने फोकलिफ्ट ट्रक चाहिए। जब उसकी एस्टिमेशन करेंगे तो कॉस्ट हो सकता है लाखों करोड़ों में चली जाए, ठीक है। तो वो अगेन आपके लिए जो है ना वो एक फीजिबल ऑप्शन नहीं होगा। फिर आप दूसरा ब्रेनस्टॉर्म करें कि हम मैन लिफ्ट जो है वो यूज़ कर लेते हैं, आप उनकी कॉस्ट निकालेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि या दो तीन और ऑप्शन जब आप ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, कोई कन्वेयर लगा देंगे, या वहाँ पे कोई मतलब प्लेटफॉर्म जिसको हम कहते हैं ना कि वो व्हील्ड जो स्कैफोल्ड होते हैं जिनके नीचे व्हील लगे होते हैं, वो मतलब उसको यूज करके आप अपनी हाइट पे जाके सेफली उसको रिमूव कर सकते हैं, उस इक्विपमेंट को जो जो आपने वहां से इक्विपमेंट रिमूव करना है, ठीक है ना। यस, मोबाइल्स का फॉल्ट, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो मतलब है कि ये ब्रेनस्टॉर्मिंग, यहाँ पे मेरा मकसद आपको इस चीज पे स्ट्रेस करना है कि आप ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, ठीक है ना, आइडेंटिफिकेशन में भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, एंड देन जब आप उसको एलिमिनेट करने के लिए
सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, फिर भी ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, और फिर जब आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे उस कंट्रोल मेजर को, तब भी आप ब्रेनस्टॉर्म करेंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है थिंक करना, किसी चीज के ऊपर सोचना। ठीक है, मतलब अगर सोचे बगैर ये चीजें कर देंगे, एक वो जो मतलब है कि बुक में चीज लिखी है कि मिसाल के तौर पे आपने पढ़ा है बुक के अंदर कि जी जब भी वर्क एट हाइट हो, वहाँ पे अगर आपने मतलब आप मैनुअल हैंडलिंग हो रही है तो आप उसके वहाँ पे फोकलिफ्ट ट्रक यूज करें, ठीक है ना, उसके लिए मैकेनिकल लिफ्टिंग के लिए, ठीक है ना। अब हर वक्त हर जगह पे तो वो फोकलिफ्ट ट्रक आपको काम नहीं आएगा। हो सकता है आपका वो स्पेस इतनी कम हो वहाँ पे फोकलिफ्ट ट्रक जो फिजिबल ही ना हो, ठीक है ना। तो ब्रेन करना और एज लो एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल जो मतलब सोल्यूशन है वो फाइंड करना एक बेस्ट हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल का की एक्सीलेंस होती है, उसकी ये कॉम्पिटेंस होती है। तो इस चीज़ के ऊपर मैं आपको फोकस करना चाह रहा था कि जब भी आप कंट्रोल मेजर्स अडॉप्ट करेंगे तो सबसे पहले हैजर्ड को आइडेंटिफाई करें, एक है या दो हैजर्ड है, उसके बाद उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। इलिमिनेशन करने के लिए आपने सोल्यूशन कौन कौन से ढूंढने हैं, फिर उसको बाद जब आपने इंस्टॉल करना है तो उसके लिए अगेन ब्रेनस्टॉर्म करें ताकि आप बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन जो है उसको वर्कआउट कर सकें। ठीक है जी। तो अब आगे हम चलते हैं सब्स्टिट्यूशन की तरफ। सो व्हेन एलिमिनेशन इज नॉट फिजिबल, अब ये जाहिर है आपके लिए हर वक्त पॉसिबल ही नहीं होता कि एक मिसाल के तौर पे कोई आपका प्लांट है उसमें जो मशीनरी है वो नॉइज जनरेट कर रही है, अच्छा खासा नॉइज जहाँ वहाँ पे हो रहा है। तो एक जो है हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल रिस्क असेसमेंट करता है, वहाँ पे जाता है या उसकी आइडेंटिफिकेशन करता है, वो उसको कहता है जी ये हाई लेवल का रिस्क है, इसको फौरन जो है ना, क्योंकि वहाँ पे नॉइज जो है 85 डेसिबल से क्रॉस कर चुका है, तो वो कहता है फौरी तौर पे इसको एलिमिनेट करें। मतलब वो फिजिबल नहीं है आपके लिए, इतने बड़े प्लांट की मशीनरी एकदम आप सारी उठा के चेंज करें और नहीं लेके आए। तो उसके लिए फिर आप ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, आप देखते हैं कि फिजिकली रिमूवल इस मशीनरी का एकदम पॉसिबल नहीं है, तो फिर हम क्या करें। आप फिर आप उसका कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं, आप देखते हैं कि यार मतलब कि सब्स्टिट्यूशन, मिसाल के तौर पे आप देखते हैं कि यार ये जो है अगर हम चेंज नहीं कर सकते तो हो सकता है इसकी जो मेंटेनेंस किसी थर्ड पार्टी अच्छी क्वालिफाइड टीम से हम इसकी मेंटेनेंस करवा लें। कोई स्पेशल लुब्रिकेशन इसके लिए अगर अवेलेबल है तो वो हम करवा के थोड़ा सस्ता काम करके हम इसको फिलहाल यूज़ कर लें, फिर ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता हम इसको रिमूव कर लें और नई अपडेटेड मशीनरी जो है। तो इस तरह जो है ना वो हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो अमूमी तौर पे ये सब्स्टिट्यूशन जो होता है, ये जो आपके केमिकल हैजर्ड्स होते हैं ना, इनमें ज़्यादा ये फिजिबल होता है। केमिकल्स मतलब कोई अगर हाई हैजर्डियस केमिकल है तो अगर उसकी रिप्लेसमेंट में अगर आपको लो इंटेंसिटी वाला कोई केमिकल मिल जाता है, मसलन आपने कहीं स्प्रे करना है, ठीक है ना, वो जो पेंट आप स्प्रे करते हैं, अब एक पेंट आप बाजार से लेके आते हैं थोड़ा सस्ता है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो डेंजरस हैं। आप जब उसकी लेबलिंग पढ़ते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं जो क्या क्या इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं आपकी हेल्थ के ऊपर। तो आप मतलब हैजर्डियस सॉल्वेंट को या उसको पेंट को आप सब्स्टिट्यूट अगर कर सकते हैं किसी अच्छी कंपनी या अच्छी क्वालिटी वाले पेंट के साथ, तो वो मेरा ख्याल है बजाय इसके कि आप देखें कि उसमें अगर आपको 10 रुपये बच रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप थोड़ा 10 20 50 रुपये थोड़ा कॉस्टली जो है वो सॉल्वेंट ले लेते हैं, पेंट ले लेते हैं, लेकिन उससे आप उधर जो उस जहाँ पे एक्टिविटी होनी है स्प्रे की, पेंट की, तो वहाँ पे अगर 3 या 4 लोग हैं या इर्द गिर्द और भी लोग हैं, तो अगर उनकी बीमारी लगने से वो बचत हो जाती है तो दैट इज मोर प्रॉफिटेबल थिंग, ठीक है ना, बजाय इसके कि आप वो जो सस्ता वाला लो क्वालिटी वाला पेंट है उसी को यूज़ करें, और एक या दो, इवन एक बंदे को भी अगर आप बीमारी लग जाती है, खुदा ना खास्ता उसको लंग का मसला बन जाता है, उसको इनहेलेशन का प्रॉब्लम बन जाता है, तो दिस इज योर वीकनेस, ठीक है ना, मतलब एक को भी अगर एक जान भी बड़ी कीमती होती है। तो आप जो है ना वो मतलब सब्स्टिट्यूट ऐसा करें कि जो इफेक्टिव हो, विद इन दी आपके मतलब रेंज हो, और मतलब है कि वो
एक्टिवली वहाँ पे उसकी जगह ले सके, मतलब उसकी क्वालिटी में भी कोई फर्क ना आए, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, लाइक सब्स्टिट्यूट। तो जनरल वेलकम बैक। सॉरी, वो मेरा ख्याल है कोई कनेक्टिविटी का डिस्टरबेंस हो गई थी, जिसकी वजह से एकदम अचानक वो डिस्कनेक्ट हो गया सिस्टम। तो कैन यू हियर मी? अभी मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है और मेरी स्क्रीन भी डिस्प्ले हो रही है आप तक? जी मिस्टर उमर, मिस्टर ओके। जी सर, आवाज आ रही है आपसे। चले ठीक है, थैंक यू। सो हम बात कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन की। इससे पहले हम एलिमिनेशन को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। सब्स्टिट्यूशन का प्रोसेस जो है वो अब लेस हैजर्डियस ऑप्शन जो है उसको सिलेक्ट करना बेसिकली सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। अब हम अगर एक सिनेरियो डिस्कस कर लें, इसको थोड़ा एक एग्जांपल से या एक प्रैक्टिस से इसको अंडरस्टैंड कर लें, तो मेरा ख्याल है और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल वो हो जाए, मतलब बिल्कुल क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक देर इज ए मिडिल स्कूल आर्ट रूम वेयर स्टूडेंट्स यूज वेरियस पेंट्स, ठीक है, सॉल्वेंट्स एंड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स फॉर देयर प्रोजेक्ट्स। ये सिनेरियो जी आपके सामने। अब यहाँ पे अगर आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है तो किस तरह करेंगे? सबसे पहला स्टेप आप क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन के लिए? जी, एनीवन? मिस्टर साबरी, मिस्टर उमर? सर हम जो पेंट की लेबलिंग है उसको चेक करेंगे कि ये ज़्यादा हैजर्डस तो नहीं है, इससे ज़्यादा कोई जो हेल्थ इश्यूज हैं वो तो नहीं हो सकते जो हमारा वर्कर है। तो उसमें अगर ज़्यादा है तो हम उसमें कोई दूसरा पेंट जो अच्छी क्वालिटी का, जिसमें जो ज़्यादा कम हैजर्डस हो उसके लिए, तो वो यूज़ करेंगे, चाहे वो एक्सपेंसिव हो। ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही बात की आपने। तो लेकिन अगर हम इसको एक अगर प्रोफेशनल तरीके से इस एक्सरसाइज को करें तो वो कैसे करेंगे? उसको सबसे पहले मैंने जैसे आपको स्टेप वन बताया कि आप ब्रेनस्टॉर्म करें, आइडेंटिफाई ऑल दी हैजर्ड्स इस सिचुएशन के अंदर। मिसाल के तौर पे ये तो आपके सामने एक लिखी हुई स्टेटमेंट है ना। आप जब रियल उसमें पोजीशन में होंगे, इस तरह की सिचुएशन अगर आपके सामने आई या किसी आर्ट स्कूल के रूम में जाते हैं, वहाँ पे ये चीज़ें पड़ी हुई देखते हैं आप, सबसे पहले तो आप इसको आइडेंटिफाई करें कि इसमें हेजडियस चीज़ें कौन कौन सी हैं। नंबर एक, पेंट्स, वेरियस पेंट्स, पेंट्स हेजडियस हैं। नंबर दो, सॉल्वेंट्स, ठीक है ना, ये भी मतलब है कि हेजडियस सब्सटेंस है। एंड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, तीसरी किस्म ये भी है, ठीक है ना। ये तीन चीज़ें हैं जो हैजर्ड क्रिएट कर रहे हैं आपके इस आर्ट रूम के अंदर। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू आइडेंटिफाई the or to eliminate the अब दूसरा पॉइंट आपने क्या करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए। इसका जो सोल्यूशन है उसको तरफ आपने जाना है, ठीक है ना। उससे पहले जब आप ब्रेनस्टॉर्म कर रहे होंगे ना आइडेंटिफिकेशन में, तो आपने आइटम्स तो आइडेंटिफाई कर ली। अब आप उन पेंट्स के ऊपर उनकी जो लेबलिंग है उनको रीड करेंगे, ठीक है ना। उसके मुताबिक आप उनकी जो हैजर्ड कम्युनिकेशन जो उन लेबल्स के ऊपर हुई हुई है, उसके मुताबिक आप उसको एक लिस्ट बनाएंगे। वहाँ पे देखेंगे कि कौन सा इंग्रेडिएंट किस तरह का हैजर्ड क्रिएट कर रहा है। कोई इरिटेशन कर रहा है, कोई आपकी आई को इरिटेट कर रहा है, कोई स्किन को प्रॉब्लम कर रहा है, कोई ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपकी इनहेलेशन को प्रॉब्लम कर रहा है, कोई उसमें हेजडियस गैस है, कोई हेजडियस सब्सटेंस मौजूद है जो उस सॉल्वेंट के अंदर है, फ्लेमेबल लिक्विड या उसके अंदर तो नहीं है, ठीक है ना। अब जब ये पूरी प्रोफाइल आप मतलब आइडेंटिफाई कर लेंगे उनके हैजर्ड्स की, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं जैसे आपकी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में मतलब सम टाइम ऐसी स्मेल होती है उसमें जो बड़ी आपको वो क्या कहते हैं कि प्रॉब्लम करती है, या मतलब है कि उसमें कोई स्किन को डैमेज करने के लिए, इरिटेट करने के लिए कोई एसिड्स उसमें हो सकते हैं। तो इसकी पूरी एक प्रोफाइल बनाएंगे पहले आप, ठीक है, क्योंकि तीन चीज़ें हैं, इसलिए तीनों की पहले आप एक पूरी ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, इनकी पूरी हैजर्ड्स की नेचर को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। एंड देन फिर उसके बाद आप आएंगे उनके सोल्यूशन की तरफ। सेकंड स्टेप जो है सोल्यूशन में, आप ये देखेंगे कि अगर पेंट के मतलब है कि इंग्रेडिएंट्स के अंदर हेजडियस इंग्रेडिएंट कौन से हैं, जब आप उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने जाएंगे
तो फिर आपको पता होना चाहिए ना कि ये जो सिर्फ इतना जान लेना कि पेट हैजर्डियस है, ठीक है, इससे तो आप सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकेंगे ना जब तक आप उनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो जब आप नया पेट खरीदेंगे, उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो उसमें लेस हैजर्डियस जो है वो इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। वो तब भी होंगे जब पहले आप पूरी उनकी हैजर्ड प्रोफाइल वहाँ पे नोट करेंगे। जैसे मैंने आपको ओशा में हैजर्ड कम्युनिकेशन का एक टॉपिक पढ़ाया था ना, उसका मकसद ये होता है कि उसमें जितने भी केमिकल्स होते हैं, उनके जितने भी हैजर्ड्स होते हैं, उनके जो इंग्रेडिएंट्स के हैजर्ड होते हैं, उनकी डिटेल उस केमिकल कंटेनर के ऊपर लेबल की जाती है, जिसमें उसके पिक्टोग्राम भी लगाई जाती है, उसकी प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन भी की जाती है, सप्लायर का नाम भी लिखा जाता है, हैजर्ड स्टेटमेंट भी लिखी जाती है, प्रिकॉशंस भी लिखी जाती हैं, इस तरह की चीज़ें। क्योंकि हम तो एक प्रोफेशनल बात कर रहे हैं ना, ये चीज़ें जहाँ पे ये यूरोप वगैरह में तो ये होती हैं। आप अगर अपना इन्वायरमेंट जेन में रखेंगे तो शायद हर जगह पे इस तरह नहीं होता, तो प्रॉपर लेबलिंग नहीं होती केमिकल्स की, ठीक है ना। लेकिन ये है कि प्रोफेशनलिज्म में तो ये चीज़ होनी चाहिए, पता तो होना चाहिए ना कि ये मतलब आपने उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है थ्रू उसकी या सेफ्टी डेटा शीट से या उसकी लेबलिंग से, ठीक है ना। उसकी लेबलिंग जो है ना, दैट इज़ वेरी वेरी वो इम्पोर्टेंट, जो आपको हैजर्ड कम्युनिकेट करती है। तो उससे फिर आप सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, फिर लेस हैजर्डियस जो है, चाहे वो आपने पेंट्स लेने हैं, लेस हैजर्डियस सॉल्वेंट्स लेने हैं, लेस हैजर्डियस क्लीनिंग प्रोडक्ट लेनी है आपने, जो जो सफाई सुथराई के लिए यूज होती हैं। तो इस तरह फिर आप ये अपना प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब सिंपल कहने को सिंपली इट्स ओके, इट्स फाइन कि आपने मतलब है कि जो एक हैजर्डियस केमिकल है उसकी जगह पे लेस हैजर्डियस केमिकल आपने लेना है, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। बट वो करनी कैसे है, उसकी मैंने आपको तफसील समझाई है कि उसके लिए सबसे पहले आप उस हैजर्ड को, तमाम हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई कर लें, उनकी हैजर्ड प्रोफाइल नोट नोट डाउन करें, ठीक है। और हैजर्ड प्रोफाइल कहाँ से नोट डाउन करेंगे आप, उसकी हैजर्ड कम्युनिकेशन से और उसकी सेफ्टी डेटा शीट से, ठीक है ना। इससे आप उसकी हैजर्ड प्रोफाइल बना लेंगे, और उसके बाद फिर आप जब मार्केट में जाएंगे या किसी को सजेस्ट करेंगे, सपोज करेंगे किसी को ये टास्क देंगे, तो उसको कहेंगे कि ये वाला जो केमिकल है, ये वाला जो पेंट है, इसके अंदर ये चीज़ें हैं, ये हैजर्डियस हैं, इससे जो आपने नया पेंट लेके आना है उसके अंदर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, या ये वाली हो तो इनकी रिप्लेसमेंट में ये चीज़ें होनी चाहिए उसमें, ताकि वो थोड़ा लेस हैजर्डियस हो, ठीक है ना, जो ज़्यादा नुकसान ना करे आपकी हेल्थ को, ठीक है ना। तो इस तरह हम जो है वो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ये मैंने आपको केमिकल के उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया, क्योंकि ज़्यादातर सब्स्टिट्यूशन केमिकल्स की होती है। बट ये है कि आप ज़रूरी नहीं कि केमिकल की ही सब्स्टिट्यूशन करें, आप सब्स्टिट्यूशन किसी और चीज़ की भी कर सकते हैं, किसी फिजिकल चीज़ की भी कर सकते हैं, कोई मतलब मशीन की सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं। कि मसलन अगर एक मशीन शोर मचा रही है, अब ड्रिल मशीन है, वो आपकी बहुत ज़्यादा कोई पुरानी कंपनी की है, या मतलब है कि कोई सब स्टैंडर्ड कंपनी की है और बहुत ज़्यादा उसमें शोर हो रहा है, तो आप किसी अच्छी कंपनी की प्रोडक्ट ले आए, उसको सब्स्टिट्यूट कर लें, ठीक है ना। तो वो सब्स्टिट्यूशन किसी भी चीज़ के साथ आप कर सकते हैं। अब तीसरे नंबर पे हम आ जाएं तो इंजीनियरिंग कंट्रोल, ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं इंजीनियरिंग कंट्रोल। अब